तो एक बार फिर से रुक करते हैं हम ईरान और अमेरिका के बीच जो प्रस्तावित बातचीत है, दूसरे दौर की बातचीत उसकी। ईरान के साथ सीजफायर बढ़ाने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं ट्रंप। देखिए, व्हाइट हाउस से दिए सीजफायर नहीं बढ़ाने के संकेत, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये संकेत दिए जा रहे हैं कि सीजफायर को आगे ना बढ़ाया जाए। अल जजीरा के हवाले से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, व्हाइट हाउस समझौता नहीं हुआ। व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया कि समझौता नहीं हुआ तो सीजफायर नहीं बढ़ेगा। यूएस ईरान में कल खत्म हो रही है सीजफायर की डेडलाइन और उस बीच बातचीत होगी नहीं होगी ये सवाल है। अगर होगी तो कब होगी, किन शर्तों के ऊपर होगी, क्या एक बार फिर से सीजफायर बढ़ाने को लेकर सहमति बन जाएगी या फिर जो पिछले पॉइंट थे उनके ऊपर बातचीत आगे बढ़ जाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इस समय स्थिति इस तरह की है कि कंफ्यूजन नजर आ रहा। और इस बीच आपको बता दें, देखिए, अमेरिका ईरान के बीच आज होने वाली बातचीत को लेकर एक बार फिर से भ्रम की स्थिति बन गई है। अब लगातार जो है अलग अलग दावे यहां पर सामने आ रहे हैं। जी हां, अल अरबिया इंग्लिश के मुताबिक रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अभी अमेरिका में ही हैं और पाकिस्तान के लिए रवाना अभी तक नहीं हुए। इससे पहले देखिए, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट से यह कहा था कि जेडी वेंस कुछ ही घंटों में पाकिस्तान पहुंचने वाले हैं। और वहीं सीएनएन की व्हाइट हाउस संवाददाता के मुताबिक मंगलवार को यानी आज जेडी वेंस के पाकिस्तान रवाना होने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि व्हाइट हाउस ने यात्रा के समय की औपचारिक पुष्टि अभी तक नहीं की। और नीरज और शैलेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। इस बीच देखिए, व्हाइट हाउस की तरफ से अभी जो हालिया बयान यहाँ पर सामने आया है, सीधे तौर पर देखिए व्हाइट हाउस ने ये कह दिया है शैलेंद्र कि अगर समझौता नहीं होगा तो आगे सीजफायर भी नहीं होगा, डेडलाइन कल है। बिल्कुल, देखिए, कोशिश यही थी लगातार। अब जो मदरसे देश हैं वो कह रहे थे कि कम से कम सीजफायर को एक्सटेंड किया जाना चाहिए ताकि बातचीत के गुंजाइश बन सके, लेकिन अभी तक ये मुमकिन नहीं हो पाया। और ये कल तक कहा जा रहा था कि पाकिस्तान की तरफ से, हमने कल भी देखा था कि जो बयान सामने आ रहे थे कि पाकिस्तान में भी हलचल हुई थी और हमने ये भी देखा था कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री की बात हुई थी ईरान के विदेश मंत्री के साथ में और कोशिश की गई थी कि वो बातचीत की मेज पर आए, लेकिन अब तक ईरान की तरफ से क्लियर नहीं किया गया कि वो आएंगे या नहीं आएंगे। फीलर्स दिए जा रहे हैं, तो ऐसे में बातचीत होगी या नहीं होगी अब तक क्लियर नहीं है। लेकिन सीजफायर को लेकर कम से कम जो मध्यस्थ देश है, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि और भी मध्यस्थ देश है जैसे कि तुर्की है, ओमान है, वो ये चाहते हैं कि कम से कम सीजफायर तो बढ़े, जंग दोबारा शुरू ना हो। तो ऐसे में व्हाइट हाउस का ये बयान कहीं ना कहीं दबाव बनाने का भी एक जरिया हो सकता है कि ईरान पर दबाव बने और बातचीत के लिए तैयार हो। लेकिन फिलहाल ईरान की तरफ से इस पर कोई सहमति सामने नजर नहीं आई। देखिए, रणनीति तो दबाव वाली ये भी हो सकती है कि आप वहां पर जेडी वेंस को भी रवाना कर ही नहीं रहे। पॉइंट है कि जेडी वेंस वहां से रवाना नहीं हो रहे, तो एक साफ मैसेज ये भी है कि हम भी बैकफुट पर आकर बात नहीं करेंगे। नीरज, मैं आपसे एक चीज जाननी चाह रहा हूं, दर्शक भी जानना चाहते होंगे। आप इस तरह की खबरों को एक लंबे समय से कवर कर रहे हैं, एक बड़ा तजुर्बा आपके पास है। क्या बातचीत के बिना सीजफायर को अगले 5 दिन 10 दिन के लिए बढ़ाया जा सकता है? मेरा सवाल इसलिए है कि अगर बातचीत नहीं होती, सीजफायर का टाइम खत्म हो जाता, तो फिर क्या होगा? क्योंकि इससे पहले आरजू काज़मी जुड़े थे, उन्होंने कहा था कि पिछली बार भी बातचीत जिस दिन होनी थी उससे 3-4 दिन डिले हो गई। तो अगर मंगलवार को नहीं होती, बुधवार को होगी, बुधवार को नहीं होगी तो गुरुवार को होगी, करते करते 2-3 दिन निकल गए, तो फिर सीजफायर वाली स्थिति यथास्थिति समझी जाएगी। गौरव, देखिए, बुधवार को बातचीत की खबर थी, लेकिन वेंस के वहां से निकलने की जो खबरें आ रही थी वो कल शाम से लेकर आज तक की आ रही थी। हालांकि ट्रंप ने ये कहा था कि वो निकल चुके हैं, रास्ते में हैं, इस तरह के बयान उनकी तरफ से वहां अमेरिकी मीडिया की तरफ से आए थे। लेकिन रही बात बातचीत की, आपने कहा कि एक्सटेंशन हो सकता है, इस बात की संभावना तभी बनेगी जब एक बार ईरान की तरफ से कोई पॉजिटिव सिग्नल दिए जाए कि वो आने वाले वक्त में 1-2 दिनों में बातचीत के लिए राजी हो, तभी ऐसा कुछ हो सकता है। अदरवाइज अगर ईरान की तरफ से कोई भी इंडिकेशन नहीं दिया जाता है, सिग्नल नहीं दी जाती है, तो मुझे इस बात की उम्मीद कम लगती है। लेकिन मुझे अभी भी ऐसा महसूस हो रहा है, जो इंडिकेशन है दोनों तरफ से, चाहे ट्रंप की तरफ से या ईरान की तरफ से जो बयानबाजी हो रही है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आकर दोनों देश इस बात पे राजी हो जाएंगे, खासकर ईरान। जिससे पहले भी हमने देखा है कि जिस दिन ट्रंप ने ये ऐलान किया था कि हम ईरान की पूरी सिविलाइजेशन खत्म कर देंगे, उससे 1 घंटे पहले ही जो है सीजफायर का ऐलान हुआ था। लेकिन आगे बढ़ते देखिए, ईरान अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है। कहा यह जा रहा है कि ईरानी डेलीगेशन तब तक तेहरान से नहीं निकलेगी जब तक अमेरिका ईरान की मांगों को पहले हरी झंडी नहीं देता है। जी हां, ईरान ने साफ ये भी कहा कि अगर बात हुई तो न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम पर कोई बात नहीं होगी। ऐसे में सवाल हॉर्मुज को लेकर उठता है कि हॉर्मुज को लेकर क्या होगा।
क्या 35 से 40 किलोमीटर दायरे में फैले इस समुद्री गलियारे में सबसे बड़ा युद्ध होने वाला है। हालात ऐसे हैं कि ये जंग परमाणु धमाके तक पहुंच सकती है। इस समुद्री गलियारे की तपिश फारस और ओमान की खाड़ी से होते हुए दक्षिणी चीन सागर तक पहुंच गई है और इस जंग के लिए कई देशों ने मोर्चा खोल दिया है। क्या ट्रंप ने तय कर दिया है परमाणु युद्ध? क्या हॉर्मुज के तंग गलियारे में बनेगा दुनिया का सबसे खतरनाक वॉर जोन? क्या अमेरिका और ईरान आमने सामने खड़े हो चुके हैं और अब सिर्फ पहली गोली चलने का इंतजार है? क्या ये सिर्फ जहाजों की भिड़ंत है या सुपर पावर की सीधी जंग? क्या बातचीत की टेबल पलट चुकी है और अब बंदूकें ही फैसला करेंगी? हॉर्मुज की नाकेबंदी बातचीत के बीच सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है। मैं इस बारे में विचार करूंगा, देखता हूं नाकेबंदी कैसे बाधा बनती है। फारस और ओमान की खाड़ी में हॉर्मुज को लेकर सबसे बड़े तनाव के बीच दक्षिण चीन सागर में अमेरिका और फिलीपींस के बीच सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास चल रहा है। यह अभ्यास 8 मई तक चलेगा। इसमें 17,000 से ज्यादा सैनिक शामिल हैं। वेलिंगटन 2026 नाम से चल रहे इस सैन्य अभ्यास में अमेरिका और फिलीपीनी फोर्सेस के साथ जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस और न्यूजीलैंड के सैनिक भी शामिल हैं। इस सैन्य अभ्यास पर चीन भड़क गया है। चीन ने कहा है कि अमेरिका दूसरे देशों को दक्षिणी चीन सागर में लाकर तनाव बढ़ा रहा है। उधर हॉर्मुज पर अमेरिका की नाकेबंदी पर भी चीन ने सवाल उठा दिए और कहा कि अमेरिका की नाकेबंदी गैर वाजिब है। दुनिया की तेल सप्लाई के दिल हॉर्मुज में अभी तनाव अपने सबसे खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। अमेरिका आरोप लगा रहा है कि ईरान जहाजों को खतरे में डाल रहा है। ईरान ने पलटवार करते हुए अमेरिका को समुद्री डकैत बता दिया। अमेरिका ने ईरान के एक जहाज को जब्त किया तो ईरान ने बदले की कसम खा ली। ये सिर्फ समुद्री विवाद नहीं है, ये उस जंग की शुरुआत हो सकती है जो पूरी दुनिया को हिला देगी। ईरानी जहाज MV तोस्का ईरान के बंदरगाह बंदर अब्बास की तरफ 17 नॉट की रफ्तार से बढ़ रहा था। यूएस नेवी ने हॉर्मुज के पास जहाज को घेर लिया। गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर USS स्प्रूवेंस ने ट्रैक किया। रेडियो और वीडियो सिग्नल के जरिए 6 घंटे तक चेतावनी दी, लेकिन ईरानी जहाज ने अमेरिकी चेतावनी को मानने से इनकार कर दिया। USS स्प्रूवेंस ने 5 इंच MK-45 तोप से तोस्का के इंजन रूम पर कई राउंड फायर किए। इस एक्शन में तोस्का का प्रोपल्शन सिस्टम तबाह हो गया। इसके बाद एम्फीबियस असॉल्ट शिप USS ट्रिपोली से US मरीन हेलीकॉप्टर में सवार होते हुए तोस्का पर पहुंचे। US मरीन ने फास्ट ट्रोपिंग तकनीक से हवा में सीधे जहाज के डेक पर उतरना शुरू किया और ईरान के मालवाहक जहाज तोस्का को अपने कब्जे में ले लिया। ईरान के खिलाफ अमेरिका के इस ऑपरेशन में USS स्प्रूवेंस का इस्तेमाल हुआ। यह अमेरिका का एडवांस और शक्तिशाली गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर युद्धपोत है। अपने गन फायर से जहाज के प्रोपल्शन सिस्टम को तबाह कर सकता है। USS ट्रिपोली अमेरिका का हमलावर जहाज है जो पानी और जमीन दोनों पर युद्ध करने में सक्षम है। इसे खास तौर पर F-35 फाइटर और मरीन सैनिकों को तैनात करने के लिए विकसित किया गया है। ये करीब 844 फीट लंबा और 50,000 टन वजनी शक्तिशाली युद्धपोत है। MK-45 नेवल गन फुल्ली ऑटोमेटिक गन है जो 16 से 20 राउंड प्रति मिनट फायर कर सकता है। इसका इस्तेमाल इंजन रूम को नाकाम करने के लिए किया गया।